Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 15th of May 2023. तो गाइज आज है तारीख 15 मई 2023 और है मंडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को इस लेक्चर का PDF चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन UPSC। एज यू कैन सी गाइज आप लोगों को ये वाला चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर डेली बेसिस पर लेक्चर का PDF मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का PDF मिल जाता है और डेली बेसिस पर बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं। नाउ बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी लोगों को मैप में जाकर देखना है अर्जेंटीना को, कहाँ पर है ये एग्जैक्टली लोकेटेड, इसको अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि UPSC प्रीवियस ईयर साल 2022 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। डेली बेसिस पर हम लोग यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बीन कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। नीचे ऑप्शन में आपको 4 अलग अलग बॉडीज़ के नाम दिए गए हैं। इनमें से कौन सी बॉडी है जिसको एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत बनाया गया है। ऑप्शन ए सेंट्रल वाटर कमीशन, ऑप्शन बी सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड, ऑप्शन सी सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी या फिर ऑप्शन डी नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी। तो इसका सही आंसर सभी को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। एटलीस्ट सभी को इसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसे मैं आप लोगों से डेली बेसिस पर बोलता हूँ। बाय द वे इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है, वहाँ से भी आप इसको चेकआउट कर सकते हो। और अगर वहाँ पर आंसर नहीं मिलता है तो भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो के लास्ट में इसके करेक्ट आंसर का डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो चलो शुभ आरंभ करते हैं और चलते हैं सबसे पहले थंबनेल वाले इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। तो दोस्तों पिछले 3-4 दिनों से एक आर्टिकल की काफ़ी ज़्यादा चर्चा हो रही है और मैं कहूँगा एक देश की काफ़ी ज़्यादा चर्चा हो रही है। उस देश को भिखारियों का देश बोला जा रहा है और वो देश बहुत ज़्यादा फेमस है। वो है लियोनेल मेसी का देश। आपको पता होगा जो एक फ़ुटबॉल प्लेयर हैं मेसी, उन्हीं की कंट्री है अर्जेंटीना। अर्जेंटीना के हालात आज के समय पर काफ़ी ज़्यादा बुरे हो चुके हैं और वो हालात ऐसे क्यों हुए हैं वो सब कुछ डिस्कस करेंगे। बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है, आप यहाँ पर देख पाओगे ढेर सारे जो न्यूज़ आर्टिकल्स है वो यहाँ पर पब्लिश हुए हैं। अर्जेंटीना सेट टू रेज रेट ऑफ 97% एज इन्फ्लेशन सोर्स। जो इन्फ्लेशन है, जो महंगाई है अर्जेंटीना के अंदर, वो इतनी ज़्यादा बड़े लेवल पर बढ़ चुकी है कि वहाँ की जो बैंक है उन बैंकों को बोला जा रहा है कि आप ब्याज दो 97% तक। तो आप इमेजिन करो क्या हालात यहाँ पर हो रहे होंगे। इवन इंडियन एक्सप्रेस ने भी 2 दिन पहले इस आर्टिकल को पब्लिश किया है, जहाँ पर मेंशन किया है कंट्री ऑफ बेगर्स के बारे में। तो कंट्री ऑफ बैगर्स का जो टैग है वो अर्जेंटीना को दे दिया गया है, क्योंकि अर्जेंटीना में हालात इतने ज़्यादा बुरे हो चुके हैं कि जो इन्फ्लेशन है, जो महंगाई है, वो 100% से भी ज़्यादा यानी 104% के आसपास आपको ये महंगाई देखने को मिल जाती है। यहीं पर मैं आपको एक बात और बता दूं, अर्जेंटीना वो देश है जो 1900 के समय में, उस दशक के शुरुआत में ना, दुनिया का सबसे धनी कंट्री हुआ करता था, या फिर कह सकते हो सबसे ज़्यादा पैसे वाले लोग वहाँ पे रहा करते थे। लेकिन अब ये देश भुखमरी की तरफ बढ़ता चला जा रहा है। अच्छा, ये सब कुछ कैसे हुआ है वो सब कुछ डिस्कस करेंगे। आने वाले समय पर कई सारे आर्टिकल इस टॉपिक के ऊपर पब्लिश होंगे, जहाँ पर बताया जाएगा कि कैसे हम अर्जेंटीना से सीख सकते हैं चीज़ों को, कैसे हमें यहाँ पर जो अपने रिसोर्सेज हैं उसका यूज़ करना चाहिए ताकि अपने कंट्री को फेल होने से बचा सकें। जो अर्जेंटीना ने गलती करी है वो आज के समय में कई सारी कंट्रीज़ कोशिश कर रही हैं कि हम वो गलती ना करें। कई सारे न्यूज़ आर्टिकल्स आप देखोगे जहाँ पर राइटर्स जो है मेंशन कर रहे हैं कि हमारे देश को यहाँ पर ये गलती नहीं करनी चाहिए। चलो समझते हैं एग्जैक्टली हुआ क्या है, ठीक है, एक एक करके चीज़ों को समझते हुए चलेंगे। तो अर्जेंटीना कहाँ पर है, साउथ अमेरिका में आपको ये अर्जेंटीना देखने को मिलेगा। तो एक बार लोकेशन मैं आपको दिखा देता हूँ। ये वर्ल्ड मैप हो गया। वर्ल्ड मैप में आपको ये पूरा साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट देखने को मिल जाएगा। साउथ अमेरिका में यहाँ पर आपको जस्ट नीचे ये अर्जेंटीना देखने को मिल जाता है, ठीक है। काफ़ी सारी कंट्रीज़ के साथ में अर्जेंटीना अपनी बाउंड्रीज़ को शेयर करता है। उरुग्वे है, उसके बाद में पैराग्वे है, बोलीविया है, ब्राज़ील है, चिली है, इन सब कंट्रीज़ के साथ में अपनी बाउंड्रीज़ को शेयर करता है, ठीक है। ये आपको जस्ट नीचे अर्जेंटीना दिखाई पड़ रहा होगा। तो इस देश में इस वक्त 104% महंगाई दर है और ये जो महंगाई दर है ना, ये स्थिर नहीं है, स्टेबल नहीं है, ये लगातार बढ़ता जा रहा है। बल्कि इस देश के अंदर जो महंगाई है वो इंक्रीज़ हो रही है बहुत तेज़ी से। महंगाई एक तरफ हो गया, प्लस इनकी जो इकोनॉमी है वो अनस्टेबल है, अस्थिर है। उसकी वजह से अर्जेंटीना में बहुत सारे जो लोग हैं जिन्होंने ज़िंदगी भर पैसा बचा के रखा था, वो पैसा ख़त्म होता जा रहा है।
क्योंकि अगर वो मार्केट में सामान लेने जाते हैं तो उस सामान का जो दाम है वो आसमान को छूता हुआ दाम देखने को मिलता है। काफ़ी सारे लोगों की जो सेविंग्स थी वो ऑलरेडी ख़त्म हो चुकी हैं। लोगों में सरकार के खिलाफ बहुत ज़्यादा जो गुस्सा है वो जाग चुका है। इवन यहाँ पे बोला जा रहा है जो अभी अप्रैल का महीना निकला है ना, पिछले महीने की बात कर रहे हैं, केवल पिछले महीने में ही जो महंगाई है वहाँ पर वो 7.5% से बढ़ती हुई नज़र आई है। इंडिया में जबकि महंगाई आपको 4.7% के आसपास देखने को मिलेगी, 5% से कम हो चुकी है। अभी कुछ दिन पहले मैंने आर्टिकल कवर किया था, याद आ रहा होगा, जहाँ पे मैंने आपको इन्फ्लेशन, CPI, WPI सब कुछ क्लियर किया था। आ गया याद, है ना? तो आप इमेजिन करो, इंडिया में 4.7% इन्फ्लेशन है, जबकि अर्जेंटीना में 104% इन्फ्लेशन आपको देखने को मिल जाती है। तो हालात काफ़ी ज़्यादा बुरे हुए। इवन यहाँ पर एक प्रेडिक्शन लगाया जा रहा है, अंदाज़ा लगाकर ये बताया जा रहा है कि अभी हालात और भी बुरे होंगे। अभी महंगाई केवल 104% तक पहुंची है, साल के अंत तक ये 130-135% तक भी पहुंच सकती है, ऐसा जाने की पूरी पूरी संभावना है। अर्जेंटीना में लगातार जो गरीबी है वो बढ़ती जा रही है। एक समय पर बहुत ज़्यादा पैसे वाले लोग रहा करते थे, बट ऑब्वियस सी बात है, जब महंगाई इस बड़े लेवल पर होगी तो वो जो पैसा है वो खर्च ज़्यादा होगा और पैसा यहाँ पर ख़त्म होगा। ठीक है, पहले यहाँ पर एक सामान लेने के लिए थोड़ा कम पैसा देना पड़ रहा था, वही सामान आज लेने के लिए उसका दुगना तिगुना पैसा देना पड़ रहा है। अब यहाँ पर जो अर्जेंटीना में ये जो महंगाई लगातार बढ़ रही है ना, इसने कहीं ना कहीं इस देश को इतने बड़े संकट में ढकेल दिया है कि आने वाले समय पर लोग जो है वो सड़कों पर उतरने वाले हैं, सरकार के खिलाफ यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्रदर्शन करने वाले हैं। अब वहाँ पे जो लोग हैं अर्जेंटीना के अंदर में, लोगों से पूछताछ की गई है। देखो वहाँ पर ना जो लोग हैं उनकी जो एवरेज एज है, एवरेज एज मतलब मैक्सिमम लोगों की जो उम्र है वो 35 साल से ऊपर ही देखने को मिलेगी। तो बूढ़े लोग ज़्यादा देखने को मिल जाते हैं अर्जेंटीना के अंदर में। तो कई सारे लोगों से पूछा, या एक 60 साल के व्यक्ति हैं कार्लोस एंद्राडा, है ना, उनसे यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें पूछी गई। रूटर्स ने वालों ने यहाँ पर पूछा तो उन्होंने यहाँ पर ये बताया कि उनकी जो सेविंग्स है वो यहाँ पर सेविंग्स काफ़ी ज़्यादा ख़त्म हो चुकी हैं और कहीं ना कहीं अर्जेंटीना भिखारियों के देश में बदलता जा रहा है। मार्केट में सामान लेने जा रहे हैं तो सामान लेने की हिम्मत नहीं हो रही है प्राइस देखकर, और उसकी वजह से यहाँ पर जो भुखमरी है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है। चलो काफ़ी सारे लोग हैं जिन पे पैसा है वो मैनेज कर रहे हैं अभी, लेकिन काफ़ी सारे लोग ऐसे भी जिनके पास पैसा नहीं है, वो कैसे मैनेज करें, कैसे खाएं? ठीक है, ये हालात यहाँ पर हो चुके हैं। ऐसा खुद वहाँ के जो अर्जेंटीना के लोग हैं वो यहाँ पर बोल रहे हैं। अर्जेंटीना की ये जो नाजुक हालत हुई है इसके पीछे के कई सारे रीज़न हैं। अब सबसे पहला रीज़न सुनना, सबसे पहला रीज़न है फ्रीबीज़। जो श्रीलंका के अंदर हुआ था ना, सोशल वेलफेयर, है ना, समाज के लिए कल्याण करने के लिए देश की जो संपत्ति है वही यहाँ पर खर्च कर दी थी, वही एग्जैक्टली यहाँ पर अर्जेंटीना में हो रहा है। फ्रीबीज समझ रहे हो, जो सरकार मुफ्त में यहाँ पर काम कर रही होती है, मुफ्त में यहाँ पर पानी देना, मुफ्त में यहाँ पर बिजली देना, फ्री इलेक्ट्रिसिटी, फ्री वाटर, ऐसे कई सारी फ्री दी जाती हैं, सब्सिडीज़ यहाँ पर फ्री दी जाती हैं। तो वो चीज़ यहाँ पर क्या करती हैं, देश के ट्रेजर को बहुत ज़्यादा डाउन कर देती हैं, कह सकते हो ख़त्म कर देती हैं, जिससे यहाँ पर आने वाले समय पर मतलब कुछ समय पर ये जो महंगाई है वो देखने को मिल जाती है। ऐसे ही श्रीलंका में एग्जैक्टली हुआ था, उन्होंने भी फ्रीबीज़ को बहुत बड़े लेवल पर देना स्टार्ट किया। और ये सब होता क्या है, होता क्यों है? पॉलिटिशियंस के चक्कर में। जो ये पॉलिटिशियंस हैं अपना वोट बैंक बनाने के लिए कि हाँ मेरे पास में वोट आएगा तो मैं ये फ्री कर दूंगा, वो फ्री कर दूंगा, तो इसकी वजह से जो इम्पैक्ट पड़ता है वो लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अभी तो चलो फ्री में मिल रहा है, लेकिन उसका असर अभी तो लोगों को यहाँ पर अच्छा लग रहा है वो फ्री में लेना, सरकार भी दे रही है, सरकार उनको वोट मिल रहे हैं, बढ़िया चल रहा है काम। लेकिन आने वाले समय पे जो इम्पैक्ट है वो लोगों के ऊपर और बड़े लेवल पर पड़ता है, जैसा अर्जेंटीना में हो रहा है। उन लोगों को और बड़ी परेशानी फेस करनी पड़ती है कुछ समय बाद। अगर कंट्री का ट्रेजर ख़त्म हो जाता है, उनकी संपत्ति काफ़ी ख़त्म हो जाती है, तो उसकी वजह से जो इन्फ्लेशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तब यहाँ पर एक छोटी चीज़ भी खरीदनी काफ़ी मुश्किल हो जाती है। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अर्जेंटीना में एक समय पर फ्रीबीज दी जा रही थी भरकर। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी फ्री है वहाँ पर, वाटर फ्री है वहाँ पर लोगों के लिए। अब क्या हो रहा है, सरकार वहाँ पर ये जो फ्री में दे रही है ना, इसको कम करती जा रही है। सरकार ने बोल दिया सीधा सीधा, देखो अब हालात इतने बुरे हैं कि हम फ्री में नहीं दे सकते। तो अब हाथ से तो वो भी गया, और दूसरी चीज़ यहाँ पर महंगाई बढ़ गई वो अलग। ये क्लियर हुआ। दूसरी चीज़, ये तो एक नंबर 1 रीज़न यहाँ पर बताया गया फ्रीबीज का। सेकेंड रीज़न यहाँ पर जो बोला जा रहा है, पिछले साल अर्जेंटीना में सूखा पड़ गया था, ड्राफ्ट आ गया था, और सूखा पड़ने के बाद में जो भुखमरी है वहाँ पर काफ़ी बढ़ गई। क्यों? देखो सूखा पड़ने की वजह से ना देश में जो सोयाबीन है, मक्का है और गेहूँ है, इनका उत्पादन नहीं हो पाया, इसके ऊपर इम्पैक्ट बहुत बुरा पड़ा। अब सोयाबीन, मक्का, गेहूँ क्यों? देखो ये देश के अंदर में सोयाबीन, कॉर्न
और ये वीट, इनका प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होता है और इसको एक्सपोर्ट करके अर्जेंटीना अपने देश को भारी मात्रा में यहाँ पर जो कमाई है वो करके देता है। लेकिन उस सूखे पड़ने की वजह से इनका उत्पादन ही नहीं हुआ, तो इसकी वजह से कह सकते हो इनके पास में से ज़्यादा एक्सपोर्ट नहीं हो पाया, ज़्यादा कह सकते हो ये लोग कमा नहीं पाए। तो इनकी खुद की जो करेंसी है वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में फंस गई। इनकी करेंसी बहुत ज़्यादा यहाँ पर कह सकते हो डेप्रिशिएट हो गई बाकी सारी करेंसीज़ के कंपैरिजन में। क्लियर हो गया। अर्जेंटीना में एक और इंसान से पूछा गया, 70 ईयर्स के थे वो, उन्होंने यहाँ पर ये बोला कि पिछली बार जब उन्होंने बाजरा खरीदा था ना, तो वो 300 पैसो प्रति किलो था। पैसो बेसिकली अर्जेंटीना की ही करेंसी है, ठीक है, पैसो अर्जेंटीना की करेंसी है। तो उन्होंने बोला कि मैंने पिछली बार 300 पैसों में प्रति किलो, 1 किलो के हिसाब से जो हम लोगों ने यहाँ पर बाजरा है, मिर्चा, ये सारी चीज़ें खरीदी थी, जो कि अब यानी कि अभी कुछ दिन पहले की बात है, जो कि अब 600 पैसों हो चुका है, 600 पैसों प्रति किलो हो चुका है। तो मतलब दाम दुगने हो चुके हैं, दुगनों तिगनों हो चुके हैं, आप ऐसा कह सकते हो। बाद में बस खाली लोगों का यही कहना है कि हमारी सरकार है, हमारे नागरिकों के बारे में सोचना चाहिए कुछ, क्योंकि हम यहाँ पर उनको वोट दे रहे हैं, है ना। तो सरकार को यहाँ पर कुछ सोच कर कुछ कदम यहाँ पर उठाने चाहिए। और जैसे मैंने आपको बताया था कि वहाँ की सरकार अभी क्या काम कर रही है, फ्रीबीज़ को कट डाउन करना स्टार्ट कर रही है। और दूसरी चीज़ यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो लोग हैं उनको बैंकों से ज़्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है, यानी कि ज़्यादा पैसा अगर रखोगे तो आपको ज़्यादा ब्याज मिलेगा, ताकि लोगों के पास में थोड़ा पैसा है, सपोर्ट उनको मिलता रहे, ऐसा यहाँ पर सरकार ने बोला। लेकिन बैंक भी कब तक ब्याज देता रहेगा? जब कंट्री के पास में ट्रेजरी नहीं है तो बैंक भी कब तक यहाँ पर उसको ब्याज दे पाएगा। आई होप दोस्तों आपको यहाँ पर ये जो पूरा का पूरा सिनेरियो है वो अच्छे से क्लियर हो चुका है। आपने अर्जेंटीना को अच्छे से लोकेशन में, बेसिकली मैप में अच्छे से देख लिया है, और मैप में फोकस करके देखना। उसके बाद आके नीचे कमेंट सेक्शन में जो भी उसके साथ में देश बाउंड्रीज़ को शेयर करते हैं, कोई आसपास समुद्र है, वो सब कुछ लिखना है। आपने खुद से भी एक बार देखना है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। 2 इंपॉर्टेंट आर्टिकल आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। एक को आप लोग जीएस पेपर नंबर 2 पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से लिंक कर सकते हो, और दूसरे को आप लोग जीएस पेपर नंबर 3 डिफेंस एंड सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से लिंक कर सकते हो। तो पहले हम लोग यहाँ पर पॉलिटी वाले आर्टिकल को डिस्कस करेंगे। तो जो हमारा सीबीआई है, सीबीआई दैट इज़ सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। तो काफ़ी सारे जो मैटर्स हैं वो ये सीबीआई देखने का काम करता है। तो सीबीआई के नए डायरेक्टर आ रहे हैं जिनका नाम है प्रवीण सूद। तो हमारी केंद्र सरकार ने ऑलरेडी अनाउंसमेंट कर दिया है कि जो प्रवीण सूद होंगे ये सीबीआई के नए डायरेक्टर होंगे। अब जो डायरेक्टर होता है सीबीआई का वो हर 2 साल में चेंज होता है, ध्यान रखना। तो हम वही समझेंगे कि आखिरकार इन डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट कैसे किया जाता है, क्योंकि जब आप लोग अपनी लक्ष्मीकांत की पॉलिटी की किताब उठाओगे तो सीबीआई के ऊपर आपको पूरा चैप्टर मिल जाएगा, एनआईए के ऊपर पूरा चैप्टर मिल जाएगा। तो कुछ रेलिवेंट पॉइंट्स जहाँ से एग्जामिनेशन में प्रश्न बन सकता है वो रेलिवेंट पॉइंट्स मैं आपको यहाँ पर बता दूंगा, ठीक है। तो अभी नाम ध्यान रखना है। देखो, पहली चीज़ 1 डे एग्जामिनेशन के लिए जो हमारे 1 दिन वाले एग्ज़ाम होते हैं, है ना, बैंकिंग के और इन सब एग्ज़ाम के लिए आपने नाम ध्यान रखना है कि सीबीआई डायरेक्टर आ चुके हैं, एक नए डायरेक्टर प्रवीण सूद। उसके बाद यहाँ पर इनके बारे में काफ़ी सारी चीज़ें बताई गई हैं। प्रवीण सूद कौन है, कर्नाटका के डीजीपी हैं, है ना, और इनका पूरा बायोग्राफी दे दिया गया, कहाँ कहाँ पर उन्होंने सर्विस दी है। वो चीज़ एग्जामिनेशन में कभी नहीं पूछी जाएगी और ना ही आपने पढ़कर टाइम वेस्ट करनी है। डायरेक्टली ज़रूर ये पढ़ लेना कि सीबीआई का डायरेक्टर बनते कैसे हैं, है ना, कैसा अपॉइंटमेंट किया जाता है, क्योंकि केंद्र सरकार ने अनाउंसमेंट किया है तो सरकार का कितना बड़ा रोल है इसमें, सब कुछ ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो पहले हम लोग सीबीआई डायरेक्टर के अपॉइंटमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे, कैसे इनको चुना जाता है। तो सीबीआई के जो डायरेक्टर है ना वो अपॉइंट किए जाते हैं एक एक्ट के माध्यम से। उस एक्ट का नाम है दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946। इवन मैं आपको बता दूं, जो सीबीआई पूरी बॉडी है, ये बॉडी कोई स्टैचुरी बॉडी नहीं है। स्टैचुरी बॉडी वो होती है जो किसी कानून से बनी हो, किसी कानून के माध्यम से बनी हो। तो सीबीआई कोई स्टैचुरी बॉडी नहीं है, लेकिन सीबीआई के पास में जो पावर आती है ना वो सीधा इसी एक्ट से आती है, दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946, ठीक है। इस डीएसपी एक्ट से आती है, ध्यान रखना। तो जो सीबीआई के डायरेक्टर है वो भी इसी एक्ट के तहत अपॉइंट होते हैं, ये भी आपने ध्यान में रखना है। अपॉइंटमेंट करता कौन है? अपॉइंटमेंट हमारी केंद्र सरकार करती है, और केंद्र सरकार भी अकेले नहीं कर सकती है। केंद्र सरकार को रिकमेंडेशन दिया जाएगा। वो रिकमेंडेशन कौन देंगी? 3 मेंबर की एक कमेटी बनाई जाएगी, 3 लोगों की अपॉइंटमेंट कमेटी होगी। वो यहाँ पर चूज़ करेंगे, अपॉइंट करेंगे, और वो रिकमेंड करेंगे सरकार को। देन सरकार यहाँ पर उनका अपॉइंटमेंट करेगी, यानी सीबीआई डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट करेगी। सवाल यह है कि जो कमेटी बनती है उस कमेटी में आपने बोला 3 लोग होंगे। 3 लोग कौन से होते हैं? तो उस अपॉइंटमेंट कमेटी में वो 3 लोग में सबसे पहले होंगे हमारे देश के प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर, और वो उस कमेटी के चेयरपर्सन भी होंगे।
दूसरे जो व्यक्ति होंगे वो लोकसभा के अंदर में जो ओपोजिशन है, ओपोजिशन के लीडर हो सकते हैं। थर्ड पर्सन जो होंगे वो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या फिर सुप्रीम कोर्ट के जज हो सकते हैं, ये आपने ध्यान में रखना है। तो इन लोगों की यहाँ पर ये पूरी कमेटी बनती है। अच्छा, एक बात और है कि अगर लोकसभा के अंदर में जो अपोजिशन लीडर है वो ना आए तो वो नहीं होते हैं, तो जो भी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होगी उसके लीडर को इस कमेटी में इंक्लूड कर लिया जाएगा। सिंपल, क्योंकि एग्जामिनेशन में आपसे ऑप्शन में देकर पूछा जा सकता है, इस वजह से मैं आपको ये क्लियरली बता रहा हूँ। अगेन यहाँ पर ना एक और एक्ट है जिसका नाम है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट 2003। 2003 का जो ये एक्ट है, इस एक्ट ने क्या किया है, इस कानून ने सीबीआई डायरेक्टर की जो जॉब है ना उसका टेन्योर, उसका टाइम पीरियड फिक्स कर दिया है। 2 साल का टाइम पीरियड है, यानी कि अभी यहाँ पर अगर प्रवीण सूद बनते हैं सीबीआई डायरेक्टर तो ये 2 साल तक रहेंगे, 2023-24, बस क्लियर हो गया। 2 साल का टेन्योर होता है सीबीआई डायरेक्टर का। सुप्रीम कोर्ट पहले सीबीआई डायरेक्टर को लेकर कई सारे डायरेक्शंस दे चुका है, जैसे कि उनका कहना यह है कि 2 साल से कम जो है ना, मतलब 2 साल से कम नहीं होना चाहिए, 2 साल तक टेन्योर इनका मेंटेन होना चाहिए, 2 साल तक यहाँ पर ये ऑफिस में रहेंगे, सीबीआई के डायरेक्टर बने हुए। दूसरी चीज़, यहाँ पर इनको ट्रांसफ़र किया जा सकता है, और ट्रांसफ़र करने के लिए क्या होगा, जो अपॉइंटिंग कमेटी थी उस कमेटी ने जो है इनको चुना था, अपॉइंट किया था, वो कमेटी यहाँ पर क्या करेगी, कह सकते हो कि उनका अप्रूवल लेना होगा। उसी अप्रूवल के बेसिस पर सीबीआई के जो डायरेक्टर है उनका ट्रांसफ़र किया जा सकता है। आगे आते हैं। अब हमने तो ये तो डायरेक्टली डायरेक्टर के बारे में बात कर ली है। दूसरी चीज़, एक और बेसिक पॉइंट है, वो है सीबीआई कि आखिरकार ये सीबीआई है क्या, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। देखो ये ना एक इम्पॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो यहाँ पर जांच पड़ताल करने का काम करती हैं, है ना। लेकिन जैसे नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है उसका काम अलग है, सीबीआई का काम अलग है ये इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज़। सीबीआई को बनाया गया था 1963 में हमारी भारत सरकार के थ्रू, और ऐसे ही नहीं बनाया गया, एक कमेटी थी संथनम कमेटी, उसने रिकमेंड किया था कि हाँ सीबीआई जैसी हमारे पास में एक बॉडी होनी चाहिए, उसके बाद इसको बनाया गया। सीबीआई कोई स्टैचुरी बॉडी नहीं है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ, कोई कानून के माध्यम से नहीं बनी है, लेकिन इसको जो पावर मिलती है ना वो दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 के तहत मिलती हैं। सीबीआई का कंट्रोल क्या होता है, देखो सीबीआई का जो पूरा का पूरा ये बॉडी है, ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर में आती है, तो मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवांसेस एंड पेंशंस के अंडर में आती है, ध्यान रखना। और करप्शन को लेकर जो इन्वेस्टिगेशन वगैरह करते हैं वो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत करते हैं, और भी कई सारे एक्ट के तहत यहाँ पर इनको पावर्स मिलती है। फंक्शंस की बात करें, यानी क्या काम है इनका, तो इनका मेन काम है सरकारी डिपार्टमेंट में इन्वेस्टिगेशन करना, भ्रष्टाचार को लेकर कोई करप्शन हुआ है तो उसको लेकर इन्वेस्टिगेशन करना, वो करप्शन अगर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में है तो भी यहाँ पर इसको लेकर इन्वेस्टिगेशन करना, है ना। तो सीबीआई आपने देखा होगा, सीबीआई की रेड पड़ गई है इस जगह पर उस जगह पर, तो जो भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में करप्शन होता है उसको यहाँ पर हैंडल करने का काम करता है सीबीआई। पिछले कुछ सालों में सीबीआई की जो पावर्स है वो बढ़ा भी दी गई हैं। ये केवल इन्वेस्टिगेशन करप्शन को ही लेकर नहीं कर रहे हैं, उसके अलावा बड़े बड़े केसेस भी देख रहे हैं। कोई इकोनॉमिक ऑफेंसेस है, पैसों को लेकर किसी ने अपराध किया है, साइबर क्राइम किया है, कोई ऑर्गेनाइज क्राइम है, कोई स्पेशल क्राइम किया है, तो उस प्रकार के केसेस को भी आजकल सीबीआई हैंडल कर रहा है। ठीक है, ये मैंने आपको पूरा का पूरा डेटा दे दिया है, जो भी काम की इन्फॉर्मेशन थी आपके लक्ष्मीकांत के अंदर में। आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर ना। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर करना वीडियो पे जो लाइक का बटन है उसको प्रेस कर देना। एक छोटा सा टारगेट है हमारा 5K प्लस लाइक्स का, जिसको आप अचीव करवा सकते हो। साथ ही साथ में मेरे साथ में इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे जाना, सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन, आपको ये प्रोफाइल मिलेगा जहाँ पे 12,000 से ज़्यादा लोग मेरे साथ में ऑलरेडी जुड़ चुके हैं। आप भी मेरे साथ में पर्सनली जुड़ सकते हो। नेक्स्ट आर्टिकल पर आएंगे, इसको आप जीएस पेपर नंबर 3 डिफेंस एंड सिक्योरिटी से लिंक कर पाओगे। सरकार ने चौथी पॉजिटिव इंडिजनाइजेशन लिस्ट का अप्रूवल दे दिया है फॉर द डीपीएस यूज़। अब ये क्या है, इसको समझने से पहले आपने समझना होगा ये चौथी लिस्ट है, तो मतलब ऑलरेडी पहले 3 लिस्ट आ चुकी हैं। हाँ बिल्कुल सही समझ रहे हो, जो पहले 3 लिस्ट आई हैं ना, उन 3 लिस्ट में से एक आई थी दिसंबर 2021 में, दूसरी आई थी मार्च 2022 में, और तीसरी आई थी अगस्त 2022 में। नाउ अब यहाँ पर अगेन जो हमारा मई का महीना है, मई 2023 में, इस समय चौथी लिस्ट जो है उसको सरकार ने अप्रूवल दे दिया है। ये जो लिस्ट है ये इंडिजनाइजेशन के ऊपर फोकस करती हैं। इंडिजनाइजेशन मतलब क्या होता है, इंडिजनाइजेशन मतलब होता है कि अपने देश के अंदर बनाना। अब अपने देश के अंदर क्या बनाना, डिफेंस आइटम्स के ऊपर मेनली हम यहाँ पर फोकस कर रहे हैं, क्योंकि डीपीएसयूज़ की बात की जा रही है, यानी कि डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स की। ठीक है, तो जो भी हम लोग पहले, जैसे कि एक समय था हम बहुत सारे छोटे मोटे, बहुत सारे और भी जो हथियार हैं, वेपन्स हैं, या और भी रिलेटेड इक्विपमेंट्स हैं, वो सब अलग अलग देशों से परचेज़ क्या करते थे, ख़रीदा करते थे। लेकिन अब यहाँ पे सरकार का एक अपने आप में बहुत बड़ा टारगेट है।
हमारा टारगेट ये हमारे देश का कि हम अपने डिफेंस सेक्टर में खुद अपने पैरों पर खड़े होंगे। हम किसी दूसरे देश के ऊपर निर्भर नहीं होना चाहते, जो कि हमने पिछले कुछ समय पर प्रूव भी किया है। अलग अलग देशों को हमने अपने जो वेपन्स है वो बेचना भी स्टार्ट कर दिए हैं। एक समय पर इंडिया केवल इंपोर्ट ही कर रहा था, आज एक्सपोर्ट भी करना शुरू कर दिया है। तो हमारे टारगेट बहुत सारे बड़े बड़े टारगेट हैं। तो उसी टारगेट को फुलफिल करने के लिए ये 4 लिस्ट लेकर आई गई हैं। चौथी को तो अभी अप्रूवल मिला है। पहले जो 3 लिस्ट आ चुकी हैं ऑलरेडी, उन 3 लिस्ट के अंदर क्या बोला गया था, कुछ कुछ आइटम्स रख दिए गए थे और वो आइटम थे जो हम अलग अलग देशों से परचेज क्या कर रहे थे। अब उन आइटम को इंडिया में आने से बैन कर दिया गया उन लिस्ट के अंदर। बस सिंपल सी बात है। जो जो आइटम उस लिस्ट में थे उसको भारत ने खरीदने से मना कर दिया कि अब हम इन देशों से ये हथियार परचेज नहीं करेंगे। अब हथियार परचेज नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, तो हम उन हथियार को अपने देश में खुद बनाएंगे और खुद बनाने के बाद में जो एक्स्ट्रा बनाएंगे वो एक्सपोर्ट भी करेंगे। एक तरफ पहले क्या था, पहले हम केवल खरीद रहे थे और पैसा हमारा जा रहा था बाहर। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, अब अपने देश में बना रहे हैं जिससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होगा, प्लस यहाँ पर हम लोग उससे बेचकर एक्सपोर्ट करके पैसा कमाएंगे भी। ये हमारा मेन मकसद है। ठीक है, तो इस प्रकार की चौथी लिस्ट को अप्रूवल मिल चुका है। तो इस लिस्ट में भी कई सारे ऐसे वेपन आइटम्स होंगे, कई सारे हथियार होंगे जो हम देशों से परचेज कर रहे हैं, बट अब उनको परचेज करना बंद कर देंगे, उनको अपने देश में खुद बनाना स्टार्ट करेंगे। यही होती है हमारी इंडिजनाइजेशन लिस्ट। क्लियर हो गया। अब मैं आपको थोड़ा सा सरकार का टारगेट समझाता हूँ। इंडिया का टारगेट है कि आने वाले 2025 तक हम लोग क्या करें, अपने डिफेंस एक्सपोर्ट को $5 बिलियन तक पहुंचा दें। 2025 तक $5 बिलियन का एक्सपोर्ट करना है हमें, ये हमारा टारगेट है। तो अभी कितना एक्सपोर्ट कर रहे हैं, अभी केवल हम लोग $1.5 बिलियन का एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं। इसको बढ़ाकर 5 बिलियन तक पहुंचाना है। ठीक है, इस चीज़ के ऊपर जोर हम यहाँ पे हमारी जो कंट्री है वो पूरी तरह से दे रही है। तो इसी के बेसिस पर हम थोड़ा डिस्कस करेंगे डिफेंस एक्सपोर्ट्स के बारे में कि आखिरकार डिफेंस एक्सपोर्ट्स कहाँ पर है, किस लेवल पर काम कर रहा है। देखो, दिसंबर 2022 तक भारत केवल 6058 करोड़ तक यहाँ पर पहुँच पाया था। 6058 करोड़ तक, मतलब इतने रुपए तक का एक्सपोर्ट हम लोगों ने किया था। इंडिया का डिफेंस एक्सपोर्ट पिछले 5 सालों में 334% से बढ़ता हुआ नजर आया, 334%। एक समय था हम लोगों ने बहुत ही ज़्यादा कम यहाँ पर एक्सपोर्ट किया करते थे, बट आज का समय आ चुका है जब हम यहाँ पर हज़ारों करोड़ रुपए में यहाँ पर एक्सपोर्ट कर रहे हैं। सवाल यहाँ पर यह है, इंडिया क्या एक्सपोर्ट कर रहा है। देखो, इंडिया कई सारे आइटम्स जैसे पर्सनल प्रोटेक्टेड आइटम्स हो गए, ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स, दस्तक मारने वाले जहाज़ हो गए, ALH हेलीकॉप्टर्स हो गए, SU एवियोनिक्स, भारत रेडियो, कोस्टल सर्विलांस सिस्टम, इस प्रकार के जो डिफेंस आइटम्स है वो भारत एक्सपोर्ट कर रहा है। दिसंबर 2022 में, यानी पिछले साल आखिरी महीने में, सरकार ने पार्लियामेंट में बोला था कि जो ज़्यादातर आइटम्स हैं इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा है, वो यहाँ पर कह सकते हो कि पिछले 3 सालों में ही ज़्यादातर आइटम्स एक्सपोर्ट हमने करे हैं। कौन कौन से, लाइट वेट टॉर्पीडो, वेपन, उसके बाद में लोकेटिंग रडार हो गया, फास्ट पेस्ट पेट्रोल वेसल हो गया, 120 mm मोटर आर्मर्ड पेट्रोल व्हीकल हो गया। तो इस प्रकार के जो हथियार हैं, राइफल हैं, वो सारी चीज़ें हम लोगों ने एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर दी है। अब जो इंडिया का इतना सारा एक्सपोर्ट हुआ है वो हम लोगों ने कई सारे कंट्रीज़ को किया है। अभी इंडिया और भी कई सारे देशों के साथ में बातचीत कर रहा है अपने एयरक्राफ्ट को एक्सपोर्ट करने के लिए, जैसे अर्जेंटीना और इजिप्ट के साथ में डिस्कशन चल रहा है ना, ताकि हम उनको अपना जो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस है वो यहाँ पर एक्सपोर्ट कर सकें। इस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को हमने खुद बनाया है। सरकारी ऑफिशियल्स के अकॉर्डिंग बताया जा रहा है कि लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट MK2, ये वाला जो यहाँ पर एयरक्राफ्ट है, इसमें भी यहाँ पर लगभग 16 देशों ने दिलचस्पी दिखाई है, वो भी यहाँ पर इंडिया से परचेज करना चाहते हैं। प्लस इंडिया यहाँ पर और भी कई सारे एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर्स और भी कई सारे हेलीकॉप्टर्स को यहाँ पर अभी बेचना शुरू कर रहा है। इंडिया ने अभी यहाँ पर कह सकते हो एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ALH MK3 को लेकर एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया मॉरिशस के साथ में, ताकि हम मॉरिशस पुलिस फोर्स को ये हेलीकॉप्टर दे सकें। मॉरिशस ने ऑलरेडी यहाँ पर भारत से कई सारे और भी एयरक्राफ्ट परचेज कर रखे हैं। इंडिया गुयाना नाम का जो देश है उसके साथ में भी बातचीत कर रहा है, उसको भी हम डॉर्नियर 228 और साथ ही साथ में पेट्रोल वेसल्स जो हैं एक्सपोर्ट करेंगे। पिछले साल भारत ने फिलीपींस के साथ में ऑलरेडी यहाँ पर एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया था $375 मिलियन का। इस एग्रीमेंट के तहत डिसाइड ये किया गया था कि भारत फिलीपींस को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल बेचेगा। उसके बाद इंडिया अभी और भी कंट्रीज़ को ब्रह्मोस एक्सपोर्ट करने की सोच रहा है। 10 से ज़्यादा कंट्रीज़ लाइन में खड़ी हैं जिसको ब्रह्मोस में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है। और पिछले ही साल आर्मेनिया ने भी यहाँ पर सरकार से डील की है, जहाँ पर आर्मेनिया DRDO का जो पिनाका रॉकेट लॉन्चर है वो यहाँ पर परचेज़ करना चाह रहा है। ठीक है, तो आप लोग समझ गए। तो मतलब ज़्यादातर देश हैं
जो भारत से डिफेंस आइटम्स को परचेज कर रहे हैं वो देश कौन कौन से हैं। उन देशों को आप देखोगे तो मेजर कंट्रीज़ में इटली, मालदीव, श्रीलंका, रशिया, फ्रांस, नेपाल, मॉरिशस, इजराइल, इजिप्ट, यूएई, भूटान, इथियोपिया, सऊदी अरेबिया, फिलीपीन, पोलैंड, स्पेन, चिली, ये सारे मेजर एक्सपोर्ट डेस्टिनेशंस हैं जहां पर हम अपने वेपन्स को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। बाकी इनमें से भी अगर टॉप कस्टमर्स को देखें, सबसे बड़े कस्टमर भारत के जो हैं वो हैं मॉरिशस, मोजाम्बिक, सीचिल्स। ये सबसे बड़े कस्टमर देखने को मिल जाएंगे 2017 से 2021 के बीच में, क्योंकि इन्होंने सबसे ज़्यादा आइटम्स भारत से परचेज़ किए हैं। ये सब कुछ इसलिए हो पाया है क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने कई सारे इनिशिएटिव चलाए हैं अपने डिफेंस सेक्टर को सेल्फ रिलायंस बनाने के लिए, हम खुद पर निर्भर हो सकें इन चीज़ों के ऊपर फोकस करने के लिए। जो डिफेंस आइटम्स को परचेज़ करने की पॉलिसी है उसमें कई सारे बदलाव करे हम लोगों ने, कई सारे डिफेंस आइटम्स को बैन कर दिया, उनको परचेज़ करने से मना कर दिया। 2023-24 का जो बजट है, जो लेटेस्ट बजट है, वहाँ पर डिफेंस सेक्टर के लिए अब की बार बजट को बढ़ा दिया गया है ना। तो नेगेटिव लिस्ट और पॉजिटिव लिस्ट को हमने लॉन्च किया, जहाँ पर हमारा मेन मकसद है कि हम अपने देश में जो है उन आइटम्स को बनाएंगे। डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स को बनाया जा रहा है, 2 कॉरिडोर्स यहाँ पर सेटअप करे जा रहे हैं, एक उत्तर प्रदेश में, एक तमिलनाडु के अंदर में, है ना। तो डिफेंस रिसर्च को लेकर भी आजकल काम चल रहा है। तो ये सारे के सारे गवर्नमेंट इनिशिएटिव हैं जिसकी वजह से आज हमारा एक्सपोर्ट पिछले 5 सालों में काफ़ी ज़्यादा बड़े लेवल पर पहुंच चुका है। बाकी टारगेट है कि 2025 तक हम उसको $5 बिलियन तक पहुंचा दें। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। अगले आर्टिकल में बात की जा रही है IMD, दैट इज़ इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। ये भारत का मौसम विभाग है। तो इन्होंने 4th हीट वेव अलर्ट जारी कर दिया है कोंकण रीजन के लिए। कोंकण रीजन के लिए 4था हीट वेव अलर्ट जारी किया गया है। ये हीट वेव अलर्ट क्या होता है, ये सब कुछ हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। बोला जा रहा है कि IMD ने अभी जो हीट वेव है उसकी लहर डिक्लेयर कर दिया महाराष्ट्र में, उसके बाद में महाराष्ट्र में मुंबई, पालघर, थाने, कोंकण, सेंट्रल महाराष्ट्र, उसके बाद में विदर्भ, ये सारे रीजन के अंदर में काफ़ी ज़्यादा गर्मी पड़ने वाली है, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है। लोगों से बर्दाश्त नहीं होगी, उसी को हम हीट वेव बोलते हैं। और ऐसी गर्मी का असर दिखना स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि जो 12 मई अभी निकली है ना, उस 12 मई में महाराष्ट्र के सेंट्रल रीजन में कई सारी जगह में, जैसे जलगांव में 45 डिग्री सेल्सियस गर्मी पड़ रही थी 12 मई को। फिर ऐसी अकोला के अंदर 43 डिग्री सेल्सियस, विदर्भ में यहाँ पर 44.5, इस प्रकार से मतलब 40, 44, 45 ऐसे यहाँ पर गर्मी पड़ रही है इतने डिग्री सेल्सियस में इन सभी रीजन में। तो इसको देखते हुए इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने 4था हीट वेव अलर्ट जारी कर दिया कि भैया 4थी हीट वेव आने वाली है, तो ध्यान से थोड़ा मैनेज करके रखना, खासकर जो बुजुर्ग लोग हैं उनकी थोड़ी सेवा करना, क्योंकि जो गर्मी होती है हीट वेव वाली, इतनी सड़ी गर्मी होती है कि बुजुर्ग लोगों से यहाँ पर नहीं सहन की जाती वाली गर्मी, ठीक है। तो उनके लिए यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा अलर्टनेस यहाँ पर देखने को मिल जाता है। अब उसके बाद आगे और भी बताया गया कि कौन कौन से एरिया में कितना कितना डिग्री सेल्सियस पड़ रहा है। भाई ये सब चीज़ें कहीं पर नहीं पूछी जाती हैं, डायरेक्ट कॉन्सेप्ट पढ़ो। पहली चीज़, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, इस बॉडी के बारे में 2-4 चीज़ें पता होनी चाहिए। प्रीलिम्स में आपसे कभी भी पूछा जा सकता है, ऐसे क्वेश्चन बनते रहते हैं। दूसरा, यहाँ पर हीट वेव क्या होता है, इसका इम्पैक्ट क्या पड़ सकता है, वो चीज़ें यहाँ पे आपने पता होना चाहिए मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो पहले हम IMD के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि ये सारे काम करता है। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट को बनाया गया था 1875 में, देश की आज़ादी से काफ़ी समय पहले ये बॉडी बन गई थी, ठीक है। ये नेशनल मेट्रोलॉजिकल सर्विस के नाम से यहाँ पर जानी जाती थी। मतलब कह सकते हो हमारे देश की एक ऐसी बॉडी है जिसका मेन काम है मौसम को लेकर सारी इन्फॉर्मेशन देने का काम करना, ठीक है। इस डिपार्टमेंट के जो डायरेक्टर जनरल हैं, वो डायरेक्टर जनरल बेसिकली हेड भी होते हैं, ध्यान रखना है। इस IMD के 6 अलग अलग सेंटर्स हैं, और वो 6 सेंटर्स हमारे डेप्यूटी डायरेक्टर जनरल के अंदर में आते हैं। हेडक्वार्टर हो गया मुंबई के अंदर में, उसके अलावा जो बाकी सारे सेंटर्स हैं वो चेन्नई, न्यू दिल्ली, कोलकाता, नागपुर और गुवाहाटी में देखने को मिल जाते हैं। जो मेन हेडक्वार्टर है IMD का वो न्यू दिल्ली में है। और अगर हम लोग प्रेजेंटली बात करें आज के समय में, जो ये इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, ये कौन से मिनिस्ट्री, कौन से मंत्रालय के अंडर आता है, ऐसा पूछा जा सकता है आपसे, तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंडर में आता है। IMD का मेन काम क्या है, एक अंदाज़ा लगाकर बताना, फोरकास्टिंग करना कि मौसम कैसा रहेगा। प्लस कहीं पर साइक्लोन आने वाला होता है, जैसे अभी मोका साइक्लोन टकराया है म्यांमार से, तो उसको लेकर यहाँ पे क्या है, ये जो है ना IMD वो वार्निंग देता रहता है कि भैया संभल जाओ, है ना, साइक्लोन आने वाला है, या फिर कोई डस्ट स्टॉर्म आने वाली है, या बारिश बहुत ज़्यादा होने वाली है, स्नोफॉल होने वाला है, ठंड बहुत पड़ने वाली है, या फिर गर्मी बहुत पड़ने वाली है। तो सारी इन्फॉर्मेशन के रिगार्डिंग वार्निंग देने का काम करता है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, दैट इज़ IMD। प्लस IMD का मेन काम ये भी है कि कुछ स्टैटिस्टिक्स यानी कुछ डेटा वेदर को लेकर, मौसम को लेकर कुछ डेटा देता है। एग्रीकल्चर सेक्टर में उस डेटा का यूज़ किया जाता है, वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट में, इंडस्ट्रीज़ के अंदर यहाँ पर उस डेटा का हम लोग प्रॉपर यूज़ कर सकते हैं।
तो ये तो बात हो गई आईएमडी की। नाउ दूसरे कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं इस आर्टिकल का दूसरा पार्ट, वो है हीट वेव। देखो हीट वेव क्या होता है, इसको बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको समझाता हूँ। हीट वेव की डेफिनेशन आईएमडी ने ही दी है। देखो ये बोला है, दो एरिया मान के चलते हैं। एक तो हो गया हमारा हिली एरिया यानी कि जो हमारा पहाड़ी इलाका होता है, ठीक है। एक हो गया हमारा प्लेन एरिया, जैसे फॉर एग्जांपल दिल्ली वगैरह हो गया, ये हमारे प्लेन एरिया में आता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम सपोज़ मान के चलते हैं कि हिल एरिया में जो नॉर्मल टेम्परेचर, मतलब एवरेज जो टेम्परेचर जो लगातार रहता है वो 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है। प्लेन एरिया में जो नॉर्मल टेम्परेचर रहता है सपोज़ वो 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास है, इतनी गर्मी नॉर्मल तरीके से पड़ रही है। लेकिन रातों रात अचानक से इस डिग्री सेल्सियस में 5 से 6 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हो जाए, 5 से 6 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हो जाए। जैसे प्लेन एरिया में 40 डिग्री सेल्सियस नॉर्मल टेम्परेचर चल रहा था, लेकिन एक झटके से ये 46 डिग्री सेल्सियस हो गया या 45 डिग्री सेल्सियस हो गया, तो क्या होगा, वो हीट वेव कहलाएगा, ठीक है। या फिर हिली एरिया में भी आप कह सकते हो 4 से 5 डिग्री अगर बढ़ जाता है, यानी 5 से 6 डिग्री, 35 डिग्री अचानक से हो जाए, 36 डिग्री हो जाए, तो वो हीट वेव कहलाता है। तो हीट वेव की सिंपल सी डेफिनेशन है। आई होप आपको यहाँ पर ये समझ में आ चुका होगा कि जो हमारे प्लेन एरिया और जो हिली रीजन है उसमें जो नॉर्मल टेम्परेचर है वो इतना है, लेकिन अगर अचानक से 5 से 6 डिग्री सेल्सियस इसमें बढ़ जाता है, नॉर्मल टेम्परेचर से ये इतना बढ़ जाता है, तो उसको हम लोग हीट वेव बोलते हैं। हीट वेव के कई सारे इम्पैक्ट पड़ सकते हैं, जैसे कि कई सारे लोगों की जान चली जाती है, गर्मी नहीं सहाई जाती कई सारे लोगों से, जैसे मैंने आपको बोला है। उसके अलावा कई सारी बीमारियां यहाँ पर फैलनी स्टार्ट हो जाती हैं गर्मी के अंदर में। उसके बाद फसलें जो है हमारी वो डैमेज होनी स्टार्ट हो जाती हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा बड़े लेवल पर गर्मी को भी यहाँ पर कई सारी फसलें हैं जो कि सह नहीं सकती हैं, जिसकी चक्कर में हमारा फसल का प्रोडक्शन कम हो जाता है। फसल का प्रोडक्शन कम होगा तो इससे फूड का प्रोडक्शन कम हो जाएगा, मार्केट में फूड कम होगा, और फूड कम होगा तो उसके जो दाम है वो बढ़ जाएंगे, इन्फ्लेशन देखने को मिल जाता है। तो ये सारे ये सारे इम्पैक्ट देखने को मिल सकते हैं, ये सारे असर पड़ते रहते हैं हीट वेव्स के, ऐसा यहाँ पर बोला गया। आई होप आपको यहाँ पर ये आर्टिकल भी अच्छे से समझ में आ चुका है। इसको जीएस पेपर नंबर 1 ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लिंक कर सकते हो। आगे आते हैं दोस्तों, आज के न्यूज़पेपर में ज़्यादा कुछ खास आर्टिकल नहीं है, छोटे छोटे आर्टिकल तो ये हैं, फिर भी मैं ज़बरदस्ती खोज कर आपको पढ़ा रहा हूँ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। वैसे आज का न्यूज़पेपर देखोगे तो पूरा का पूरा यहाँ पर कर्नाटका इलेक्शंस से भरा पड़ा है। कल जो है ना, मैंने आपको पढ़ाया भी था कर्नाटका इलेक्शन के बारे में। परसों जो कर्नाटका के इलेक्शंस की वोटिंग हुई है वहाँ पर कांग्रेस जीती है, तो उसी के बारे में सारे के सारे आर्टिकल, इवन एडिटोरियल, सारा डेटा यहाँ पर उसी को लेकर दिया गया है। जैसे आप यहाँ पर देख पाओगे पूरा एक पेज इधर डेडिकेट कर दिया गया। फिर उसके बाद यहाँ पर ये सारे कर्नाटका के इलेक्शंस को लेकर आर्टिकल हैं, ये कुछ भी नहीं पढ़ने होते हैं दोस्तों, ये आपको बिल्कुल भी एग्जाम में हेल्प नहीं करेंगे, ठीक है। तो अगर मैंने ये कवर कर दिया तो आपका टाइम वेस्ट होना ही होना है, ठीक है, ध्यान रखना। उसके अलावा मैंने जब एक्सप्लेन सेक्शन देखा तो यहाँ पे बहुत काम के आर्टिकल हैं, ठीक है। एक्सप्लेन सेक्शन पे 2 आर्टिकल हैं, एक तो ये वाला एडिटोरियल है, ये पूरे पेज पर है, फुल पेज पर यहाँ पे इसको कवर किया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और पॉसिबिलिटी है इस बार मेंस में क्वेश्चन पूछा जाए और प्रीलिम्स में भी पूछा जा सकता है, क्योंकि मिलेट्स काफ़ी चर्चा में है। मोटे अनाज की न्यूट्रिशन वैल्यू के बारे में डिस्कस किया गया है, मोटे अनाज की वैल्यू कितनी ज़्यादा बड़ी है, लेकिन इसमें कितनी सारी चुनौतियाँ आ रही हैं, इसको हम कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पर जो राइटर हैं वासुदेवन उन्होंने यहाँ पर बताया है। उसके अलावा दूसरा एडिटोरियल भी हमारे पास में यह है, कल मैंने आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था, आज थोड़ा सा डिटेल्ड आर्टिकल आया है। एक्सप्लेन किया गया माइटोकॉन्ड्रियल डोनेशन ट्रीटमेंट के बारे में। तो माइटोकॉन्ड्रियल डोनेशन ट्रीटमेंट क्या होता है, 3 पेरेंट्स से यहाँ पर एक बच्चा कैसे जन्म लेता है, 3 पेरेंट्स से एक बच्चा जन्म लेता है, ये 3 पेरेंट्स IVF कहलाता है। तो वो सिस्टम क्या है वो भी हम लोग आज और आसान तरीके से, क्योंकि आज बहुत सारी डिटेल्स आई हैं, उसको लेकर समझेंगे। तो पहले हम इस एडिटोरियल को लेते हैं मिलेट्स वाले को, फिर उसके बाद आगे की कहानी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इस एडिटोरियल में कई सारी चीज़ें हैं जो कि यहाँ पर बात करेंगी, बिल्कुल टू द पॉइंट फैक्चुअल डेटा को लेकर एग्जाम के लिए रेलिवेंट होने वाली हैं। तो एक बॉडी है जिसका नाम है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ये बॉडी यूनाइटेड नेशन की है। इस बॉडी ने साल 2023 को यानी इस साल को डिक्लेयर कर दिया है इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। इस साल ये जो साल है इसको हम इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स की तरह देख रहे हैं। सवाल यह है कि सर ये मिलेट्स होते क्या हैं। मिलेट्स होता है मोटे अनाज, बाजरा, जोवर, रागी, वो सब मिलेट्स कहलाते हैं। इनकी अपने आप में न्यूट्रिशन वैल्यू होती है, बहुत अच्छी न्यूट्रिशन वैल्यू, प्रोटीन काफ़ी अच्छा होता है मिलेट्स में, डाइटरी फाइबर होता है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, एंटीऑक्सीडेंट, ये सारी अच्छे से न्यूट्रिशन पोषण इसके अंदर पाया जाता है। मिलेट्स के भी अपने आप में 2 ग्रुप होते हैं, जैसे सोरगम, पर्ल मिलेट, फिंगर मिलेट, ये होती हैं हमारी मेजर मिलेट जो सबसे ज़्यादा उगाई जाती हैं। फिर यहाँ पर कुछ आती है माइनर मिलेट। माइनर मिलेट में फॉक्सटेल, लिटिल मिलेट, कोडो, प्रोजो, बर्नियार्ड, कहोगे नाम तो सुना नहीं है, ये उन्हीं के नाम है। बाजरा, जोवर, रागी, उनको बस खाली इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया गया है, ठीक है।
तो ये यहाँ पर दो प्रकार की आपको मिलेट्स देखने को मिल रही हैं। अब इंडिया के अंदर में मिलेट को लेकर जो क्रांति है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है, क्योंकि मिलेट के फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं। एक इंसान की स्वास्थ्य के लिए, उसके हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम लोग देख सकते हैं हमारे देश की जो सबसे बड़ी चैलेंज है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है पब्लिक हेल्थ प्लस यहाँ पर हंगर, उसको दूर कर सकता है ये मिलेट। लेकिन मिलेट को ग्रो करने में इतनी दिक्कतें आ रही हैं। वो दिक्कतें क्या, वो सारी राइटर ने समझाई हैं। पहले राइटर ने ये बोला है कि आखिरकार क्यों जो ये मिलेट्स हैं वो एक इम्पॉर्टेंट न्यूट्री सीरियल्स की तरह देखने को मिलते हैं, क्यों इतने इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशंस यहाँ पर इनको हम लोग मानते हैं। पहली चीज़, मिलेट की वैल्यू इसलिए भी है क्योंकि मिलेट जो क्रॉप्स होती हैं हमारी, बाजरा, जोवर, रागी, जितनी भी ये फसलें हैं, मिलेट बोल रहा हूँ तब मैं इन्हीं फसलों की बात कर रहा हूँ, ध्यान रखना। ये क्लाइमेट रेजिलिएंट होती हैं। क्लाइमेट रेजिलिएंट मतलब अगर आप एक नॉर्मल फसल, आप चावल गेहूँ की बात कर लो, तो उसके लिए जब आप खेत में लगाओगे ना तो एक प्रॉपर रिक्वायरमेंट चाहिए होती है। अगर सूखा पड़ गया, पूरी तरह से पानी नहीं मिला, तो वो फसल बेकार हो जाएगी। लेकिन मिलेट्स ऐसी फसलें होती हैं जो कि इन सब चीज़ों को मात दे सकती हैं। भले ही सूखा पड़ जाए लेकिन तब भी ग्रो कर सकती हैं। पानी बहुत कम, ना के मात्र चाहिए होता है। उसके अलावा यहाँ पर अगर मिट्टी की हेल्थ भी अच्छी नहीं है, बहुत बेकार मिट्टी है, उसमें भी यहाँ पर जो हमारी मिलेट्स है वो ग्रो कर जाती हैं। तो आप इमेजिन करो मिलेट्स के कितने बड़े फ़ायदे हैं। क्लाइमेट रेजिलिएंट होता है। दूसरा, न्यूट्रिएंट्स भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं इसके अंदर में। जैसे मैंने बोला, फाइबर, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती हैं। फिर तीसरा, एडेप्टेबल यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। जो मिलेट्स हैं वो अलग अलग प्रकार की मिट्टी में आप उगा सकते हो, कैसे भी क्लाइमेट में, चाहे गर्मी हो सर्दी हो, कैसे भी क्लाइमेट में आप उगा सकते हो। तो एक वर्सेटाइल क्रॉप है, साल में कभी भी उगाओ आपको फ़ायदा होगा। ठीक है। अब मिलेट जो है सस्टेनेबल भी होते हैं। सस्टेनेबल मतलब आप यहाँ पर क्या होता है ना, अक्सर जब इस मिलेट को उगाया जाता है तो फार्मिंग में हम लोग पुराने वाले जो मेथड्स हैं वो यहाँ पर यूज़ करते हैं। ज़्यादा कोई बड़े मेथड्स की यूज़ भी ज़रूरत भी नहीं होती है। प्लस यहाँ पे पूरी तरह से इसकी कटाई वगैरह भी हो जाती है और इसमें हम लोग सारा काम एनवायरनमेंट फ्रेंडली कर लेते हैं, यानी कि एनवायरनमेंट के ऊपर कोई नुकसान नहीं पहुँचता है। ठीक है। आई होप आपको क्लैरिटी मिल चुकी है। तो मिलेट के ये सारे बेनिफिट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। मिलेट होता क्या, तो मैं आपको बता चुका हूँ। मिलेट्स बेसिकली यहाँ पर जो मोटे अनाज होते हैं उसी को बोलते हैं। जैसे कॉमन फॉर्म अगर बात करें, जैसे रागी, रागी को इंग्लिश में फिंगर मिलेट बोलते हैं। जोवर, जोवर को इंग्लिश में सोरगम बोलते हैं। सामा, उसको हम लोग लिटिल मिलेट बोलते हैं। बाजरा, इसको पर्ल मिलेट बोलते हैं। वरीका, इसको प्रोजो मिलेट बोलते हैं। ठीक है। तो ये कुछ कॉमन मिलेट्स है जिसका आपने नाम अक्सर सुना होगा और सुनते भी रहते होंगे। ठीक है। वैसे ये मोटे अनाज होते हैं, ध्यान रखना। मिलेट्स का जो एविडेंस है, यानी कि ये जो फसलें हैं ये बहुत पुरानी हैं, इनका इतिहास बहुत पुराना है। जो इंडस सिविलाइजेशन था, उस सिविलाइजेशन के अंदर यहाँ पर ये जो मिलेट्स हैं वो पाई गई हैं, आपने यहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक है। और आज के समय में लगभग 131 देशों से ज़्यादा देशों में जो ये मिलेट्स हैं इनको उगाया जाता है। उसके बाद इंडिया एक बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है इन मिलेट का। लेकिन अगर हम पूरे एशिया की बात करें तो एशिया में जितना प्रोडक्शन होता है उसका 80% प्रोडक्शन केवल भारत करता है। दुनिया में मिलेट्स का जितना उत्पादन होता है उसका 20% उत्पादन केवल भारत करता है। दुनिया भर में अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो इंडिया के अलावा और कहाँ कहाँ पर मिलेट्स ग्रो किया जाता है, तो इंडिया, नाइजीरिया और चाइना, ये 3 कंट्रीज़ हैं जो कि सबसे बड़ी प्रोड्यूसर है मिलेट्स की। सबसे ज़्यादा उत्पादन यहीं पर होता है। ठीक है। बोला जा रहा है पिछले कुछ सालों में हम देखेंगे तो इंडिया एक बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है मिलेट का। लेकिन मतलब अगर हम इतिहास देखें तो बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है, लेकिन पिछले कुछ सालों में हुआ ये कि इंडिया में प्रोडक्शन बहुत तेज़ी से कम हो गया। मिलेट का प्रोडक्शन बहुत तेज़ी से कम होता हुआ चले जा रहा है, हम इसको इतना वैल्यू नहीं दे रहे हैं। तो वही यहाँ पर राइटर सवाल करते हैं कि आखिरकार क्या क्या दिक्कतें, क्या क्या चैलेंजेस हैं जिसकी वजह से हम मिलेट्स के कल्टीवेशन को बढ़ा नहीं पा रहे हैं। सबसे पहला चैलेंज है डिक्लाइन इन एरिया ऑफ मिलेट कल्टीवेशन। जो इन मोटे अनाज की खेती हो रही है ना आज के समय में, जो पहले जितनी बड़ी ज़मीन पर हुआ करती थी, अब और ज़मीन और कम होती चली गई है। कम ज़मीन पर यहाँ पर इस प्रकार की खेती को किया जा रहा है। मिलेट्स को एक समय पर कह सकते हो कि मतलब 35 मिलियन हेक्टेयर की ज़मीन पर यहाँ पे उगाया जा रहा है, बट आज के समय पर केवल 15 मिलियन हेक्टेयर की ज़मीन पर ही उगाया जा रहा है। तो ज़मीन काफ़ी कम हो चुकी है जिस एरिया में हम लोग यहाँ पर उगा रहे हैं। ठीक है। उसके बाद मिलेट को ग्रो करने में कह सकते थोड़ा समय लगता है, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, प्लस लेबर लगती है ना। तो कहीं ना कहीं ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज साबित हो चुका है लोगों के लिए, ऐसा बोला जा रहा है। साल 2019-20 में अगर आप देखोगे तो जो भी यहाँ पर पीडीएस सिस्टम है, जैसे कि हमारा सरकार जो है राशन देती है लोगों को, है ना, वो पीडीएस सिस्टम के माध्यम से देती है। प्लस अलग अलग स्कीम है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम है, बच्चे के विकास के लिए यहाँ पर इस स्कीम को चलाया गया है। प्लस स्कूल में मील प्रोवाइड करवा रहे हैं। एक समय था हम यहाँ पर भी मिलेट्स अच्छी मात्रा में दिया करते थे, लेकिन पिछले कुछ समय पर ये जो मिलेट्स हैं यहाँ पर भी देना कम हो चुका है।
बोला जा रहा है अगर हम लोग चावल और जो गेहूं दे रहे हैं राशन में लोगों को, उसको 20% भी अगर हम मिलेट्स से रिप्लेस कर दें तो मिलेट्स की ग्रोथ वापस से हो सकती है, मिलेट्स को वैल्यू मिल सकती है वापस से, बट ऐसा हो नहीं रहा है। और मिलेट्स की जो प्रोडक्टिविटी है वो भी काफ़ी कम हो चुकी है। पिछले 10 सालों में जोवर हो गया है ना, इसका प्रोडक्शन काफ़ी कम हो रहा है। बाजरा हो गया, बाजरा का प्रोडक्शन थमा पड़ा है, जैसा हो रहा था वैसे ही हो रहा है। फिंगर मिलेट हो गया यानी रागी हो गया, इसका प्रोडक्शन कम हो चुका है। तो इनकी प्रोडक्टिविटी प्रोडक्शन भी यहाँ पर लगातार कम होता चले जा रहा है, ऐसा आप कह सकते हो। प्लस एक और कारण है जिसकी वजह से इनको वैल्यू नहीं मिल पा रही है, वो है लैक ऑफ अवेयरनेस। लोगों को यहाँ पर जागरूकता नहीं है इसके बारे में। लोगों को पता नहीं है कि आखिरकार मिलेट्स के कितने सारे हेल्थ बेनिफिट्स हो सकते हैं। ठीक है। प्लस एक और चैलेंज देखने को मिलता है कि मिलेट्स अक्सर थोड़े ज़्यादा महंगे आपको देखने को मिल जाएंगे, हाई कॉस्ट होती है इनकी, और इस चक्कर में जो लो इनकम कंज्यूमर्स होते हैं जिनकी आय बहुत कम है वो यहाँ पर इसको अफोर्ड नहीं कर पाते। फिर बात आती है लिमिटेड अवेलेबिलिटी की। एक कारण ये भी है इनको वैल्यू नहीं मिल पा रही है, इनकी ग्रोथ नहीं हो पा रही है, क्योंकि जो मिलेट्स हैं वो थोड़े से लिमिटेडली अवेलेबल होता है ना। ज़्यादा बड़े मात्रा में, ज़्यादा मार्केट में हो सकता है आपकी लोकल मार्केट में ही ना मिले, लेकिन हो सकता है मिल जाए। कुछ चीज़ें होती हैं कॉमन जो मिल जाती हैं, लेकिन इनको थोड़ा सा परचेज़ करना, ढूंढना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, आप ऐसा कह सकते हो। उसके अलावा एग्रीकल्चरल चैलेंज भी काफ़ी बड़ा प्रॉब्लम है। जो मिलेट को उगाने का तरीका है ना, यहाँ पर कोई भी इतना प्रॉफिट नहीं हो पा रहा है किसान भाइयों को, सबसे बड़ी चीज़ यही है। इसके चक्कर में यहाँ पर वो उगाते नहीं हैं, आप ऐसा कह सकते हो। फिर उसके बाद में राइस और वीट के साथ में कंपटीशन चलना। राइस और वीट, चावल गेहूँ, ये ऐसे फूड हैं जो इंडिया में हर कोई व्यक्ति यहाँ पर रोज़ खा रहा है। ठीक है। और कहीं ना कहीं यहाँ पर इसी चक्कर में जो मिलेट्स हैं वो इनसे कम्पीट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि मार्केट में ये दो चीज़ें हैं, इनसे कंपटीशन कर पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। उसके बाद में सरकार का सपोर्ट भी जो है बहुत ज़्यादा कम हो चुका है, क्योंकि इंडिया, अगर हम लोग बात करें इंडिया में जो मिलेट्स का कंजम्पशन कम हुआ है उसके पीछे का सरकार का सपोर्ट भी कम होता हुआ नज़र आया है, जिसके चक्कर में इनकी ग्रोथ काफ़ी कम हो चुकी है। तो ये चीज़ यहाँ पे राइटर ने बताई कि प्रॉब्लम्स क्या क्या हो रही हैं। अब राइटर ने यहाँ पर कुछ सोल्यूशन बताया कि आखिरकार हम क्या क्या कर सकते हैं मिलेट्स को आगे ग्रो करने के लिए। तो पहली चीज़ एडिक्वेट पब्लिक सपोर्ट, एक पब्लिक सपोर्ट हमें चाहिए होगा। लोग यहाँ पर सपोर्ट करें मिलेट को यहाँ पर परचेज़ करना स्टार्ट करें। प्लस सरकार भी क्या कर सकती है, पीडीएस सिस्टम है जो राशन में हम लोग गेहूँ चावल दे रहे हैं उसकी जगह ये मिलेट्स प्रोवाइड करवाए जा सकते हैं, इससे बेनिफिट्स बहुत सारे होंगे। दूसरी चीज़, लोगों को यहाँ पर जागरूक करना होगा, अवेयरनेस फैलानी होगी मिलेट्स के बारे में, और मिलेट्स से होने वाले हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में लोगों को यहाँ पर समझाना होगा। फिर उसके बाद में मिलेट्स की अवेलेबिलिटी और एक्सेसिबिलिटी को इंप्रूव करना होगा, यानी कि हर मार्केट में अवेलेबल हो, अच्छे से मिल जाए। प्लस उसका थोड़ा सा कॉस्ट हमें कम करना होगा, मैनेज करना होगा, ताकि जो लो इनकम कंज्यूमर्स जिनकी आय बहुत कम है वो भी यहाँ पर इसको परचेज़ कर पाएँ, है ना। प्लस अफोर्डेबल, जैसे मैं आपको बता ही चुका हूँ, अफोर्डेबल बनाना ज़रूरी है। प्लस मिलेट्स को लेकर एक परसेप्शन, लोगों की जो सोच है वो बदलनी पड़ेगी, क्योंकि कोई जोवर है ना, बाजरा रागी को कंजम्पशन करता है तो लोग कहते हैं कि यार ये गरीबों का खाना है, ऐसा यहाँ पर लोगों का कहना होता है। तो वो जो थॉट है वो यहाँ पर चेंज करना पड़ेगा, आप ऐसा कह सकते हो। वो काम किया जा सकता है मार्केटिंग के माध्यम से, प्रमोशन के माध्यम से, उसके हेल्थ बेनिफिट्स को लोगों को बताकर हम ये चीज़ें बदल सकते हैं। बात क्लियर हो गई। फिर बात आती है कोलैबोरेशन की। तो हमारे फार्मर्स के साथ में, प्रोसेसर्स के साथ में, मार्केटर्स के साथ में कोलैबोरेट कर सकते हैं। कोलैबोरेट करके हम मिलेट्स की डिमांड और सप्लाई दोनों को ही बढ़ावा दे सकते हैं। क्लियर हो गया। तो ये था आज का हमारा पूरा का पूरा एडिटोरियल, इंपॉर्टेंट एडिटोरियल। अब आज इसी एडिटोरियल के बेस्ड के ऊपर आप देख पाओगे हमारा मेंस का क्वेश्चन है। तो मेंस का क्वेश्चन थोड़ा इंटरेस्टिंग है, इसको ज़रूर से अटैम्प्ट करना। और क्वेश्चन क्या बोलता है, व्हाट आर द चैलेंजेस इन इंडियाज़ एफर्ट टू रिवाइव द कल्टिवेशन एंड कंजम्पशन ऑफ मिलेट्स। जो हमारा भारत का मिलेट्स का कल्टीवेशन हो रहा है, कंजम्पशन हो रहा है, इसको वापस से ग्रो करने में इंडिया को क्या क्या चुनौतियां फेस करनी पड़ रही हैं, ये आपने समझाना है। हिंदी में रीड कर देता हूँ। बाजरा, बेसिकली मोटे अनाज की बात हो रही है, मिलेट्स की बात हो रही है, तो मोटे अनाज की बात हो रही है। जो मोटे अनाज की खेती और उसका खपत जो है उसको पुनर्जीवित करने के लिए भारत के प्रयासों में क्या क्या चुनौतियाँ, क्या क्या चैलेंजेस हैं, ये आपने 250 शब्दों में आंसर लिखना है। आंसर लिखने के बाद में कहाँ पे सबमिट करना है, टेलीग्राम पर जाना, वहाँ पे जाके सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन मेंस ग्रुप, फुल फॉर्म लिखना। मेरा टेलीग्राम चैनल मिलेगा जहाँ पर 59,000 से ज़्यादा लोग ऑलरेडी जुड़ चुके हैं, जो कि अपने आंसर्स को डेली लिख रहे हैं। आप भी अपने आंसर्स को लिखकर सबमिट कर सकते हो। अपने आंसर्स को लिखकर जब दोस्तों आप सबमिट करोगे तो एक काम करना है, एटलीस्ट सभी लोगों को 2-2 आंसर्स रिव्यू करने हैं। जब आप सभी लोग 2-2 आंसर्स को रिव्यू करोगे तो बहुत सारे फ़ायदे मिलेंगे आपको भी और सामने वाले को भी। आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलेंगे जो आप अपने नोट्स में इंक्लूड कर सकते हो। सामने वाले के आंसर में अगर कोई मिस्टेक होती है तो आप उनको बता सकते हो कि यहाँ पर आपको इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है। तो एक कोऑपरेटिव वे में वो ग्रुप चल रहा है, प्लीज़ आप उसका हिस्सा ज़रूर से बन सकते हैं।
आते हैं नेक्स्ट एडिटोरियल पर। अगला जो एडिटोरियल है वो बात करता है माइटोकॉन्ड्रियल डोनेशन ट्रीटमेंट के बारे में। देखो आज ना आपको ये आर्टिकल थोड़ा टेक्निकल है लेकिन बहुत आराम से सिंपल शब्दों में समझ में आ जाएगा। इस पूरे आर्टिकल की जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पर आपको लिखी हुई देखने को मिल जाएगी, नोट्स के फॉर्म में सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन उससे पहले इसको समझना ज़रूरी है। ठीक है, तो आपने IVF के बारे में ज़रूर सुना होगा, है ना। IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में क्या होता है पहले इसको समझना। जिन फीमेल को माँ बनने में परेशानी आती है उनके लिए इन विट्रो फर्टिलाइजेशन वाला जो कॉन्सेप्ट है वो कह सकते हो एक वरदान है ना। वो यहाँ पर IVF का यूज़ करवाते हैं। IVF का यूज़ कैसे किया जाता है, देखो अब जो महिला यहाँ पर माँ नहीं बन पा रही है, माँ बनने में परेशानी है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उन फीमेल का जो एग है, ठीक है, वो एग यहाँ पर लेंगे हम, उन फीमेल का एग लेंगे और एग को निकालने के बाद में क्या करेंगे, स्पर्म के साथ में मिला देंगे। एग को जैसे ही स्पर्म के साथ में मिलाएंगे वो जो एग है वो फर्टिलाइज हो जाएगा। वो एग धीरे धीरे कह सकते हो बेबी के अंदर डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो एग को यहाँ पर स्पर्म के साथ फर्टिलाइज किया, एग फर्टिलाइज हो गया, उसके बाद धीरे धीरे क्या होगा, एम्ब्रियो डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे जो ये चौथा डेवलपमेंट है, धीरे धीरे करके यहाँ पर जो ये एग है वो यहाँ पर बच्चे का रूप लेने लगेगा। थोड़ा सा यहाँ पर ग्रो होगा, वो वापस से यहाँ पर फीमेल की बॉडी के अंदर इंसर्ट कर दिया जाएगा। समझ गए, यही होती है यहाँ पर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, IVF। तो यहाँ पर एक महिला एक पुरुष की आवश्यकता है। यहाँ पर फीमेल से एग लिया, मेन के स्पर्म के साथ में यहाँ पर इसको कह सकते हो इसका प्रिपरेशन तैयार किया, तो उसके बाद में एग फर्टिलाइज हो गया, फिर फर्टिलाइज होने के बाद में थोड़ा सा ग्रो होने के बाद में वापस से यहाँ पर वेमेन में इंसर्ट कर दिया। समझ गए, ये था हमारा IVF। अब IVF ये तो 2 पेरेंट्स की बात हो गई, यहाँ पर मदर फादर। अब होता यहाँ पर यह कि 3 पेरेंट्स के बीच में भी IVF किया जाता है। कैसे, उसको समझते हैं। पहले ये चीज़ समझना कि इसको हम लोग माइटोकॉन्ड्रियल डोनेशन ट्रीटमेंट क्यों बोल रहे हैं, ये बात जानना ज़रूरी है। और ये अभी क्यों न्यूज़ में है, क्योंकि UK के अंदर इसको अप्रूवल मिल चुका है। UK में पहला बच्चा ऐसे ही बनाया गया है, 3 लोगों का DNA यूज़ करके यहाँ पर एक बच्चे को क्रिएट किया गया है, जो कि वहाँ के डॉक्टर्स के लिए अपने आप में अचीवमेंट है। तो इस वजह से यहाँ पर ये न्यूज़ में है। और इसी प्रोसेस को हम MRT दैट इज़ माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी के नाम से जानते हैं। अब इसको आगे बढ़ाने से पहले आपको एक और कॉन्सेप्ट जानना होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है। माइटोकॉन्ड्रिया बेसिकली कह सकते हो आपका जो सेल होता है ना, बॉडी हमारी कोशिकाओं से मिलकर बनी हुई है, तो सेल का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है माइटोकॉन्ड्रिया। सेल का पावर हाउस है, इस वजह से यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोलते हैं। आपका जो खाना होता है उसको एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम माइटोकॉन्ड्रिया का होता है। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया इंपॉर्टेंट है एनर्जी को जनरेट करने के लिए, और ये रिस्पॉन्सिबल है सेल फंक्शन के लिए। जो हमारी कोशिकाएं काम कर रही हैं, सेल फंक्शन हो रहा है बॉडी के अंदर में, वो माइटोकॉन्ड्रिया की वजह से हो रहा है। अगर इसी माइटोकॉन्ड्रिया में कुछ डिफेक्ट्स हो जाए, कुछ परेशानी हो जाए, कुछ डिसऑर्डर हो जाए, तो उसकी वजह से ये एनर्जी को प्रोड्यूस करना बंद कर देगा। उसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ सकता है, बॉडी में एनर्जी की कमी हो सकती है, ब्रेन, नर्व्स, मसल, किडनी, हार्ट, लीवर, इन सब के ऊपर असर पड़ सकता है। ठीक है, तो क्या माइटोकॉन्ड्रिया डिजीज़ होती हैं? हाँ बिल्कुल, माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज़ भी होती हैं। और ये डिजीज़ इतनी खतरनाक होती हैं कि अगर किसी माँ को ये बीमारी है, उसके माइटोकॉन्ड्रिया में डिसऑर्डर है, तो वो बीमारी बच्चे के अंदर भी ट्रांसफ़र हो जाती है। तो बच्चे को भी माइटोकॉन्ड्रियल डिसऑर्डर देखने को मिलेगा। और ऐसे कई सारे बच्चों की डेथ होती है UK में माइटोकॉन्ड्रियल डिसऑर्डर की वजह से। दुनिया भर में भी होती होगी, लेकिन हम UK की बात करें क्योंकि स्पेशली UK का डेटा निकल कर आया है। तो वही यहाँ पर कॉन्सेप्ट है कि ये क्या करेगा, यानी कि जो ये MRT है ये माइटोकॉन्ड्रिया को रिप्लेस कर देगा। जो मदर हैं जिनके माइटोकॉन्ड्रिया में डिसऑर्डर है, उनके माइटोकॉन्ड्रिया को ही रिप्लेस कर दिया जाएगा, ताकि जो बच्चा जन्म ले उस बच्चे को कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई उसके माइटोकॉन्ड्रियल डिसऑर्डर्स ना हो। नहीं तो फिर अगर बच्चा जन्म लेता है तो कुछ समय बाद, पहली बात उसका ब्रेन डैमेज हो सकता है, ऑर्गन फेलियर हो सकता है, कुछ समय बाद यहाँ पर उसकी डेथ भी हो जाती है। ठीक है, और बोला जाता है कि हर 5000 में से एक बच्चा ऐसा देखने को मिल जाता है जो कि माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज से सफ़र कर रहा होता है। अब यही बात है कि माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी कैसे करते हैं, MRT एग्जैक्टली क्या है। MRT को आप ना 3 पेरेंट्स IVF भी बोल सकते हो, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। जैसे आपने इन विट्रो फर्टिलाइजेशन अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा ना कि कैसे यहाँ पर एग को स्पर्म के साथ प्रिपेयर करके बनाया जाता है, एग फर्टिलाइज किया जाता है, वैसे ही अब यहाँ पर 3 पेरेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, अब वो 3 पेरेंट्स कैसे काम करेंगे मैं आपको यहाँ पर इसके बारे में डिटेल से समझाता हूँ। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में आपको समझ में आ चुका है। अब हम समझते हैं 3 पेरेंट्स IVF क्या है। 3 पेरेंट IVF को माइटोकॉन्ड्रियल डोनेशन का नाम भी दिया जाता है।
इस पूरे प्रोसेस में आप कह सकते हो कि आसानी से समझने के लिए आपने समझना होगा कि किसी भी महिला, देखो मैं आपको बहुत आसान से बहुत रॉ शब्दों में समझा रहा हूँ, किसी भी महिला के एग के अंदर एक न्यूक्लियस होता है। क्या होता है? एग में न्यूक्लियस होता है। तो किसी महिला के एग में जो न्यूक्लियस होता है ना, जिसमें माँ का ज़्यादातर डीएनए होता है, उस एग के न्यूक्लियस में माँ का डीएनए भी होता है। जो महिला माँ बनना चाहती है लेकिन जांच में पता चले कि उनके माइटोकॉन्ड्रिया में कोई डिफेक्ट है, कोई प्रॉब्लम है, तो ऐसी महिला के एग से न्यूक्लियस निकाल लेते हैं। एग से क्या करेंगे? न्यूक्लियस निकाला जाएगा। अब निकालने के बाद में क्या होगा? फिर एक स्वस्थ महिला, एक हेल्दी फीमेल का जो डोनेट किया हुआ एग है, जो हेल्दी फीमेल ने एक एग डोनेट किया है ना, उस एग में जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो हेल्दी है, लेकिन जो नॉर्मल महिला है ना, उसके माइटोकॉन्ड्रिया में डिफेक्ट है। तो जिसके में डिफेक्ट है माइटोकॉन्ड्रिया में, उसके एग से न्यूक्लियस को लेंगे, और एक तरफ जो दूसरी महिला है जिसने एग का डोनेशन दिया है, उसने डोनेट किया है और वो हेल्दी महिला है, उसका माइटोकॉन्ड्रिया ठीक है, तो उसका यहाँ पर एग लेंगे। बात क्लियर हुई? तो जो दूसरी वाली महिला है ना, तो दूसरी वाली महिला के एग में माँ बनने वाली महिला का एग का न्यूक्लियस डाला जाता है। ठीक है, हमने एक महिला का न्यूक्लियस निकाला था, हमने दूसरी वाली महिला के एग में केवल न्यूक्लियस यहाँ पर डाल दिया। न्यूक्लियस डालने के बाद में फिर वो एग जो है तैयार हो चुका है पूरी तरह से। फिर इस एग को पिता बनने वाले जो पुरुष हैं उनके स्पर्म के साथ में फर्टिलाइज करवाया जाएगा। फर्टिलाइज करने के बाद में बाकी प्रक्रिया वैसी होने वाली है आईवीएफ की तरह, है ना, वापस यहाँ पर इंसर्ट कर दिया जाएगा वोम के अंदर में। तो ये बेसिकली यहाँ पर पूरा का पूरा प्रोसेस होता है इस आईवीएफ का, 3 पेरेंट आईवीएफ का। आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो चुका है। इसको हम दोबारा से रिवाइज करेंगे। ये आप यहाँ पर एक पिक्चर देख सकते हो। ठीक है, तो एक मदर हैं जिनको प्रॉब्लम है माइटोकॉन्ड्रिया में। अब यहाँ पर ये हेल्दी बच्चे को जन्म नहीं दे सकती हैं, तो मदर का जो फर्टिलाइज एग है वो उसमें माइटोकॉन्ड्रिया अनहेल्दी है। ठीक है, लेकिन उनके एग में न्यूक्लियस है, मतलब एग में न्यूक्लियस होता है, तो उस न्यूक्लियस को हम यूज़ करेंगे, न्यूक्लियस लेंगे। और एक तरफ एक महिला है जिन्होंने अपना फर्टिलाइज एग को यहाँ पर डोनेट कर दिया है। तो वो जो फर्टिलाइज एग डोनेटेड है ना, उस डोनेटेड एग का जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो बिल्कुल हेल्दी है, बिल्कुल हेल्दी माइटोकॉन्ड्रिया है। इन महिला का माइटोकॉन्ड्रिया हेल्दी नहीं था, है ना। तो जिस महिला का यहाँ पर हेल्दी माइटोकॉन्ड्रिया है, क्या करेंगे? उनका यहाँ पर न्यूक्लियस निकाला जाएगा, यानी इनका जो न्यूक्लियर मटेरियल है वो रिमूव कर देंगे। इसमें से निकालने के बाद में इस न्यूक्लियर मटेरियल को रिमूव करके ख़त्म कर देंगे, इसको खाली कर देंगे बीच में। तो अब यहाँ पर ये एग भी फर्टिलाइज है, माइटोकॉन्ड्रिया हेल्दी है, हमने बीच के एरिया को खाली कर दिया। तो बीच में क्या डालना है हम लोगों को? जो मदर का फर्टिलाइज एग था उसमें से जो न्यूक्लियस हमने निकाला था, वो न्यूक्लियस यानी कि जो पेरेंट्स हैं उनका न्यूक्लियस निकाल के हम क्या करेंगे? इस एग में डाल देंगे जो हमने एक महिला से डोनेशन में लिया था। तो उनके एग में हम लोगों ने क्या कर दिया? न्यूक्लियस को ऐड कर दिया। न्यूक्लियस को ऐड कर दिया तो माइटोकॉन्ड्रिया भी हेल्दी हो गया, प्लस यहाँ पे न्यूक्लियस भी हो गया। तो बच्चे में डीएनए जो जीन है वो मदर जो पेरेंट्स है, पेरेंट्स के जीन भी देखने को मिल जाएंगे, प्लस माइटोकॉन्ड्रिया भी यहाँ पर हेल्दी हो जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस होता है 3 पेरेंट्स आईवीएफ का। आई होप दोस्तों आपको क्लैरिटी मिल चुकी है। अब कोई भी परेशानी आपको आईवीएफ समझने में नहीं होगी। माइटोकॉन्ड्रिया क्या था वो मैंने आपको बता दिया। ये माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी कैसे की जाती है वो स्टेप बाय स्टेप हम लोगों ने यहाँ पर समझ ली है। देन उसके बाद में ये हम लोगों ने ऑलरेडी क्लियर कर लिया है। इसी प्रोसेस को हम लोग मतलब जो बेबी जन्म लेगा वो 3 पेरेंट बेबी कहलाएगा, जिसमें जो डीएनए होंगे बेबी के अंदर में वो मदर फादर से आ रहे होंगे, क्योंकि मैंने बोला ना मदर के न्यूक्लियस में डीएनए ज़्यादा प्रेजेंट होता है। तो जीन जो होंगे उस बेबी के अंदर में वो मदर फादर के ही जीन होंगे, तो ये आपने ध्यान में रखना है। लेकिन जो मदर में बीमारी है माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज़ वो बच्चे में नहीं जाएगी। सबसे अच्छी चीज़ यही है, तो इससे यहाँ पर बच्चे की जो ज़िंदगी है वो आगे बच जाएगी। सवाल यह है कि क्या ये टेक्नोलॉजी रिस्क फ्री है? रिस्क नहीं ले सकते, मतलब इसमें कोई रिस्क वगैरह नहीं है? देखो नहीं, रिस्क फ्री नहीं है, इसमें रिस्क भी काफ़ी ज़्यादा होता है। कभी कभी यहाँ पर चीज़ें काफ़ी ज़्यादा गड़बड़ हो जाती हैं, तो अगर थोड़ा सा भी यहाँ पर गड़बड़ हो गया तो इसके चक्कर में बच्चे में वो बीमारियाँ पहुँच जाती हैं, आपने यह ध्यान में रखना है। ठीक है, तो इसमें रिस्क भी काफ़ी ज़्यादा होता है। नाउ क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि इसको लीगलिटी कहाँ पर मिली है, मतलब कानूनी तौर पर मान्यता कहीं पे दी गई है क्या? तो यूके ने इसको 2016 में मान्यता देकर पहला देश बन चुका था यूके। तो पूरे दुनिया में यूके फर्स्ट कंट्री था जिसने इस एमआरटी टेक्नोलॉजी को लीगलाइज़ किया। और पिछले साल ऑस्ट्रेलिया सेकंड देश बन चुका है जिसने इस थेरेपी को अप्रूव कर दिया है। यूएस के अंदर काम चल रहा है, वैसे अभी यूएस में ये लीगल है, लेकिन बोला जा रहा है कि आने वाले समय पर जल्दी इसको लीगल भी बता दिया जाएगा। क्लियर हो गया? आई होप आपको एक एक बात काफ़ी अच्छे से समझ में आ चुकी है। आगे आते हैं।
ना दोस्तों, एक छोटा सा आर्टिकल है, ज़्यादा कुछ खास नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का स्टेटमेंट है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि देखो, जो बेल के ऑर्डर्स होते हैं, एक इंसान अरेस्ट किया गया है, उसको बेल पर छोड़ा जाता है, तो जो बेल के ऑर्डर्स तो होते हैं वो ना ही वो ज़्यादा लंबे होने चाहिए या फिर ज़्यादा लेट भी नहीं करना चाहिए, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है। ज़्यादा लेट हो जाता है बेल देने में एक इंसान को, तो इससे क्या होगा, उसकी जो पर्सनल लिबर्टी है, वो पर्सनल लिबर्टी कहीं ना कहीं वॉयलेट होती हुई नजर आएगी। उसका जो फंडामेंटल राइट है वो वॉयलेट होता हुआ नजर आएगा। जो उसकी स्वतंत्रता है उसका हम लोग हनन कर रहे होंगे। तो इस चक्कर में तो जो बेल ऑर्डर है, ना ही उसमें ज़्यादा समय लगना चाहिए और ना ही यहाँ पर ज़्यादा लेट कर देना चाहिए, ऐसा यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। तो बेल के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। आपसे एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है, क्वेश्चन बनते रहते हैं। जीएस पेपर नंबर 2 का ये हिस्सा है। पहली चीज़ समझ लो, बेल होती क्या है। देखो, बेल बेसिकली एक कंडीशनल रिलीज़ होती है। एक पर्सन है जो लीगल कस्टडी में रखा गया है, उसको किसी कंडीशन पर हम लोग छोड़ रहे हैं, रिलीज़ कर रहे हैं, उसी को यहाँ पर बेल बोला जाता है। तो बेल यहाँ पर कोर्ट से लेनी पड़ती है, ध्यान में रखना है। और कोर्ट जब जब यहाँ पर उस इंसान को बुलाएगा जिसको बेल पर छोड़ा गया, तब तब उसको कोर्ट में हाजिर भी होना पड़ेगा। अब बेल कई सारे प्रकार के होते हैं। पहली बेल होती है रेगुलर बेल। रेगुलर जो नॉर्मल होती है, सभी लोगों को दी जाती है। तो जो रेगुलर बेल होती है, ये यहाँ पर कोर्ट की साइड से डायरेक्शन आता है, ठीक है, कि एक इंसान को छोड़ दिया जाए। अब कोई इंसान यहाँ पर अरेस्ट है, पुलिस कस्टडी में है, तो उसको यहाँ पर अगर ये रेगुलर बेल लेनी है, तो उस रेगुलर बेल लेने के लिए उसको एक एप्लीकेशन फ़ाइल करनी होगी। वो एप्लीकेशन वो सीआरपीसी के सेक्शन 437 और 439 के तहत फाइल कर सकता है। तो ये होती है रेगुलर बेल। दूसरी होती है इंतरिम बेल। इंतरिम बेल एक इंसान को टेम्पररी पीरियड के लिए दिया जाता है, थोड़े समय के लिए, शॉर्ट पीरियड के लिए। ये बेल भी यहाँ पर कोर्ट देता है, ध्यान रखना, ठीक है। फिर यहाँ पर होती है एक एंटीसिपेटरी बेल। एंटीसिपेटरी बेल काफ़ी न्यूज़ में आती है। एंटीसिपेटरी बेल क्या होती है, एक पर्सन को, मतलब कह सकते हो कि जो पर्सन है ना, उसके अरेस्ट करने के लिए यहाँ पे ऑर्डर मिल चुका है, लेकिन अरेस्ट से पहले ही वो क्या करता है, एक बेल के लिए अप्लाई करता है, एंटीसिपेटरी बेल के लिए, और उसको वो बेल दे दी जाती है। यानी कि अरेस्ट होने से पहले पहले यहाँ पर उसको बेल मिल जाती है, तो वहाँ पर वो एंटीसिपेटरी बेल कहलाती है, ध्यान रखना है। और एंटीसिपेटरी बेल के लिए क्या करना पड़ता है, एक एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ती है सीआरपीसी के सेक्शन 438 के तहत। और एंटीसिपेटरी बेल केवल और केवल हमारे सेशन कोर्ट्स और हाई कोर्ट्स ही दे सकते हैं, ध्यान रखना। ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि एंटीसिपेटरी बेल कौन दे सकता है, सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट दे सकते हैं, बस। उसके बाद में आता है एक डिफ़ॉल्ट बेल। डिफ़ॉल्ट बेल थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये भी अक्सर न्यूज़ में रहता है। ये ना एक अपराधी का राइट टू बेल का जो कॉन्सेप्ट है वो लेकर आ जाता है। यानी कि मान लो यहाँ पर एक व्यक्ति है जिसको यहाँ पे अरेस्ट करा गया पुलिस के माध्यम से। अब पुलिस को समय दिया गया कि भाई आप यहाँ पे प्रूव करो ये अपराधी है, आपको कुछ जो सबूत वगैरह है, इन्वेस्टिगेशन जो भी करनी है करो, आपको इतना टाइम पीरियड दिया जा रहा है, इतना समय आपके पास में, आप इन्वेस्टिगेशन के करके आ जाओ। लेकिन जितना टाइम पीरियड दिया था, सपोज जो भी 60 दिन 90 दिन जो भी दिन दिए गए थे पुलिस वाले को, उस टाइम पीरियड के अंदर पुलिस वाले ने यहाँ पर मतलब जो एविडेंस है वो कलेक्ट नहीं कर पाया। तो इससे क्या होगा, जो अपराधी है वो कहेगा, मतलब जिसको अरेस्ट करके लेकर आए वो तो ये कहेगा भाई तुम्हारे पास में सबूत है ही नहीं, तो मुझे अरेस्ट क्यों कर रखा है, मुझे राइट टू बेल चाहिए, मेरे पास में राइट टू बेल है, बेल लेने का अधिकार है। तो वो डिफ़ॉल्ट बेल की मांग कर सकता है। डिफ़ॉल्ट बेल को हम स्टैचुरी बेल के नाम से भी जानते हैं, ध्यान रखना। डिफ़ॉल्ट बेल के बारे में जिक्र कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर यानी कि सीआरपीसी के सेक्शन 167 क्लॉज 2 के अंदर किया गया है। ये था हमारा पूरा का पूरा बेल वाला कॉन्सेप्ट, ये ज़रूर ध्यान में रख सकते हो। बाकी कुछ भी नहीं है, मैंने जैसा बोला हर जगह कर्नाटका इलेक्शंस छाए पड़े हैं और कुछ भी नहीं है, ठीक है। नाउ आते हैं हम लोग अपने प्रीलिम्स वाले क्वेश्चन की तरफ। तो आज का प्रीलिम्स का क्वेश्चन क्या है, यूपीएससी ने 2022 में पूछा था कि कौन सी बॉडी है इन चारों में से जो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत बनाई गई है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी को हम लोगों ने एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत बनाया है। तो गाइज़ यहाँ पर इसी के साथ करते हैं हम लोग अपने लेक्चर को समाप्त और मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।